डॉक्टर तलत पाशा साहब, वाइस चांसलर द एजुकेशन यूनिवर्सिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मिनहाज यूनिवर्सिटी और इनकी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज की डिस्कशन और सेमिनार रखा। आई थिंक ये इतना बड़ा सेक्टर है कि इसमें जितने भी अदारे आए वो कम है, और किसी भी सेक्टर की जो ग्रोथ है, साइंस की बहुत इम्पोर्टेंस है। उसके बगैर हम तरक्की या जो अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस वो नहीं कर सकते। ऑल्दो वी आर मीट ईटर्स, इतनी बड़ी सेक्टर है, इतना बड़ा इसका इन्फ्लुएंस है, एग्रीकल्चर कंट्री हैं, और ये जो मीट है ये एग्रीकल्चर की वैल्यू एडिशन है। और इसमें अगर हम देखें, डॉक्टर साहब ने इंडिया की बात की, मुझे इत्फाक हुआ हम 4-5 लोग सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक थे, माई सेल्फ और P&D के चीफ इकोनॉमिस्ट थे, 1-2 और लोग थे। हमने इंडिया का पूरा मीट सेक्टर विज़िट किया। तो उन्होंने मैं एक ही अदारे की, काफ़ी सारे हमने विज़िट किए, लेकिन एक जो हिंद एग्रो, इश्तियाक कुरैशी साहब उसके ओनर हैं, अलीगढ़ में उसका प्रोसेसिंग प्लांट है, और उन्होंने हमें कंप्लीट अपना सेटअप दिखाया। उन्होंने कहा जी कि ये जो 6-7 डिस्ट्रिक्ट है ना, इसमें सारी एक्सटेंशन सर्विसेज और सब कुछ गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी हैं, मैं सारी कर रहा हूँ। और आपको पता है कि उधर काऊ के ऊपर काम नहीं हो सकता, तो बफलो वाला एरिया था। तो उन्होंने उस वक़्त जब हमने विज़िट किया को डेली कोई 1000 एनिमल्स की उनकी स्लॉटरिंग थी, और कोई 22 कंट्रीज़ को वो कर रहे थे। इंडिया में लैंड लेना बहुत ही मुश्किल है, हमारे तो इधर फिर भी है। तो गवर्नमेंट ने एक उन्हें 500 एकड़ का लाइफ स्टॉक फार्म था वो दिया हुआ था, जहाँ वो फैटनिंग करते थे। बाकी वो सारा एक्सटेंशन एरिया है, और 20% सब्सिडी स्लॉटर हाउस लगाने के लिए गवर्नमेंट ने दी थी। गवर्नमेंट की सपोर्ट इंतहाई ज़रूरी होती है, और गवर्नमेंट का फोकस भी इंतहाई अहम होता है कि क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे थे। तो उन्होंने, मुझे आज भी याद है उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी माई फाइल मूव्स इन द गवर्नमेंट लाइक ए गोल्ड कार्ड, कि उधर से इतनी सपोर्ट है। तो उस वक़्त ये पिछले 2-3 साल से इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ रेड मीट है वर्ल्ड में। कभी ब्राज़ील टॉप पे होता है, कभी इंडिया टॉप पे होता है। और हमारे जो मार्केट है, चाइना जो है वो लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड है। और अनफॉर्चुनेटली जो चाइना के साथ भी हमारे प्रोटोकॉल्स वो भी डायरेक्ट नहीं अभी तक, क्यों डॉक्टर साहब, नहीं है। चाइना हमारा जो मीट जा रहा है पहले वियतनाम जाता है, लाहौर से कराची बाई शिप, और फिर जाके, तो ये चीज़ें मैंने, आई स्टिल रिमेंबर, एहसन इकबाल साहब CPEC पे काम कर रहे थे, आई वाज वाइस चांसलर। मैंने एक पर्टिकुलर, वो चाइना जा रहे थे तो उन्हें एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन दी कि जी ये काम करें, खोलें, और उसका ये बेनिफिट है, एंड ही प्रॉमिस कि जी मैं ये करूँगा। अब मैं वर्सेस चाइनीज़ गवर्नमेंट की आपको एग्जांपल देता हूँ। आई विजिटेड देयर, वी साइंड ए जॉइंट रिसर्च सेंटर, उनकी बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट का और उनकी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उनके साथ। तो अब उनको बफलो मिल्क की ज़रूरत है, तो चाइना ने एक कंपनी को जो कि मिल्क इंडस्ट्री में है उसको फंडिंग दी। वो बफलो रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग और चाइना के लोग इधर आके उन्होंने सारा वर्किंग की। दे हैव एस्टेब्लिश्ड ए लैब इन बैरियर टाउन में, एक प्लाज़ा लिया, और एम्ब्रियोज़ को वो लेके जाने हैं, और अब 1-2 फार्म बनाने जा रहे हैं।
पाकिस्तान में। तो ये चीज़ें वो जो आपने कहा ना जी वॉर फुटिंग पे करने वाली होती हैं, ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और हमारे तो चाइना वाले तो पॉपुलेशन भी कंट्रोल कर लेते हैं जी कि एक बच्चा होना है कि 2 बच्चे होने हैं। तो हमारे तो जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो हमारे एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं, जहाँ जहाँ भी हॉर्टिकल्चर होता था, बेस्ट लैंड थी सिटीज़ के, वो सब सोसाइटियाँ बनती जा रही हैं। कोई कंट्रोल नहीं कि आगे वो वहाँ पता नहीं अगले 50 साल भी कोई घर बनना या नहीं बनना, लेकिन एग्रीकल्चर की एक्टिविटी ख़त्म हो गई है। तो सारे सिनेरियो में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है, अर्बनाइजेशन हो रही है, इनकम में आ रही है। तो जब भी कोई प्रॉस्पेरिटी आती है तो सबसे पहले तवज्जो फूड पे दी जाती है, और फूड में भी सबसे पहले जो फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन पे होती है। एक्सपोर्ट का जिस रीजन में हम बैठे हैं, अभी हम मिडिल ईस्ट की है, फॉर ईस्ट पे, ये 2 हफ्ते पहले ही मेरा एक क्लास फेलो मलेशिया से आया हुआ था, वो इधर सर्टिफिकेशन के लिए एक टीम मलेशिया की आई हुई थी। तो वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, फार ईस्ट है, इंडोनेशिया है, फिर ये हमारे ईस्टर्न जो रशियन स्टेट्स थी हैं, इनमें सब में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लेकिन ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अगर हम बात करें 15 साल पहले और आज जो है, तो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट हुई, प्रोफेशनलिज्म आया, मीट सेक्टर में भी डेवलपमेंट हुई। लेकिन हमें इससे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च की, साइंस की, और यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट सेक्टर की और ज़्यादा। यूआस का बहुत अहम रोल रहा। आई स्टिल रिमेंबर के लाहौर के सारे स्टार्टर हाउसेस की उन्होंने ट्रेनिंग्स कराई। तो फिर कराची से डिमांड आ गई जी कि हमें भी ट्रेनिंग्स करवाएं। हमने कहा जी आप आ जाएं। उन्होंने कहा जी अपनी टीम इधर भेज दें, हम एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैंने अपनी टीम्स उधर भेजी, दे स्टेड ओवर देयर फॉर अ मंथ, और सारे कराची के एबेटाइज की ट्रेनिंग्स करवाई। तो ये एक अदारा नहीं, ऐसे और 10 अदारे चाहिए जहाँ पे प्रोफेशनल्स हों और जहाँ पे ये हम इसके ऊपर फोकस कर सकें। और इसके अगर हम एक्सपोर्ट में भी उसी वक्त जा सकते हैं कि जब लोकल हमारे वो सारे नॉर्म्स, सारे एसओपीज, स्टैंडर्ड्स, लोकल मार्केट डेवलप होगी, तो उसी से हम एक्सपोर्ट की तरफ, बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो हमारी जो मेरा जो टॉपिक है वो पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन है। तो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव में हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंश्योर प्रोविजन ऑफ सेफ, जो सबसे पहले आपने बात की, न्यूट्रिशियस, अफोर्डेबल मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, लाइवस्टॉक प्रोडक्शन विद सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का बहुत ही अहम रोल हो गया है। आपके सामने है कि इस दफ़ा पहली दफ़ा पाकिस्तान ने ये क्लाइमेट का जो डे को होस्ट भी किया, और गवर्नमेंट पे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी के साथ ही सारी चीज़ें होंगी। ये हम इसमें मैंने ये डेटा लिया है 1993 का और 2020 का। अगर हम इस सालों में अगर देखें तो जो प्राइसेस सबसे कम बढ़ी हैं वो चिकन की कम बढ़ी हैं, को 376% है, और 372% फ़िश प्राइसेस बढ़ी हैं। वेयर एज अगर आप देखें बीफ, वो 1000 से ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा है, ऑलमोस्ट 1000। मटन है, वीट की प्राइसेस 725 हैं, एग भी कम है, तो मिल्क जो है वो 1000 टाइम बढ़ी है। और ये चिकन की प्राइसेस क्यों स्टेबल हैं या उसमें वो इंक्रीज़ नहीं आई, उसके पीछे पूरी साइंस है। उसकी जेनेटिक्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी इम्पोर्टेड है, और उसके साथ टेक्नोलॉजी और उसकी जो ह्यूमन रिसोर्स, डिज़ीज़ कंट्रोल, न्यूट्रिशन। अच्छा, इधर एक साहब ने ऑनलाइन जो बात की, उन्होंने कहा जी कि फ़ीड के ऊपर तवज्जो नहीं है। फ़ीड एक्ट कायदा बना हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। ये बिल्कुल बाकी सूबों में अभी अंडर है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट का
प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी है और फीड एक्ट है और फीड के रेजिड्यूज़ और फीड के जो टॉक्सिन्स का पूरे लेजिस्लेशंस और उसकी तवज्जो भी दी जा रही है। तो चिकन अगर ये प्रॉपर इंडस्ट्री ना होती तो हमारे एक बहुत सीनियर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, सलीम कुरैशी साहब कहते थे कि मीट इस पे बीफ पे मटन पे काम करें, ये ना हो कि कल को वो हकीम नुस्खे में लिख के दे कि जी आप ये साथ खुराक में मटन भी ले लिया करें। तो अब वो नुस्खे वाली बात आ गई है कि 1800 रुपये 1700 रुपये मटन आ गया है। तो आम आदमी की पहुंच से ये चिकन है जिसने ये सारी चीज़ों को कूप अप इस गैप को फिल किया है। तो इसमें प्रोडक्शन में जब हम बात करते हैं तो जेनेटिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। उन साहब ने भी न्यूट्रिशन पे, फीड पे बहुत ज़ोर दिया है और इट इज़ देयर क्योंकि वो 70% जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अप टू 70% वो उसमें न्यूट्रिशन है। फिर डिज़ीज़ कंट्रोल बहुत अहम है हमारे प्रोडक्शन सिस्टम्स के लिए, जिसमें अगेन फिर गवर्नमेंट का रोल आता है। डॉक्टर साहब ने भी डिजीज़ की बात की, फुट एंड माउथ की, अगर हम छोटे जानवरों की बात करें PPR है। अब आप देखें एक वो स्किन डिज़ीज़ जो लंपी स्किन डिज़ीज़ आ गई है वो बुरी तरह हिट कर रही है। तो ये इसका जो गवर्नमेंट है जो ये सारे, क्योंकि मैंने वैक्सीन करवा ली है, साथ वाले ने नहीं करवाई, तो जो थ्रेट है, जो उसका चैलेंज है डिज़ीज़ का, वो उधर रहेगा। तो ये कारपेट वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ही कर सकती है और इस पे हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। मार्केटिंग के बहुत इशू हैं और ख़ास तौर पे इसमें जो फार्मर्स के लिए चैलेंजेस आते हैं, मैं बेसिकली बात करूंगा अगर पोल्ट्री फार्मर के, तो पोल्ट्री फार्मर आपने देखा होगा कि वो कंपनियां बंद भी हुई, फिर नए इन्वेस्टर आ गए कि वो मार्केटिंग उनका एक तो वो उसमें पूरी प्रोसेसिंग नहीं है और बहुत ज़्यादा कभी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, कभी कुछ डिज़ीज़ प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं। प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन इज़ द की फॉर ए सस्टेनेबल इंडस्ट्री। तो हमारे मीट सेक्टर में बीफ हमारी मेजर कंजम्पशन है मीट में। कोई 50% जो मीट हम कंज्यूम करते हैं बीफ है, जिसमें 2-3% ग्रोथ है। कोई 35% पोल्ट्री मीट है, फिर मटन है, फ़िश है। फ़िश इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया है, इनलैंड पे, केज कल्चर पे, और फिशरीज सेक्टर बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। उसमें प्राइवेट सेक्टर की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मुझे याद है कि कुछ 15 साल पहले हमने ट्रायल्स किए कि जी फ्लोटिंग फ़िश फीड कैसे बनानी है, तो वो एक ख्वाब लगता था, लेकिन अब फीड इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो चुकी है, उसकी फ़िश की हैचरीज़ इस्टेब्लिश हो गई हैं और टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें आ रही हैं और इसमें स्काई इज़ द लिमिट। जैसे VC साहब भी बता रहे थे कि अभी हम 2 kg पे हैं, तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। एक ऑस्टेज पे हमने लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम किया था, उसकी रिवाइवल इंतहाई ज़रूरी है। डेट्स अ वेरी यूज़फुल बर्ड। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 26% शेयर कैटल का है, बीफ में, मीट में 23% बफलो का है, पोल्ट्री 35 है, शीप 5 है, 11% गोट्स हैं। और बीफ जो है वो मोस्टली लो वैल्यू बाई प्रोडक्ट है। जैसे यूनुस साहब ने भी कहा कि वो डेयरी एनिमल्स की बाई प्रोडक्ट है और 70% स्मॉल फार्मर्स हैं और 5% फार्म्स हैं जो 20 हेड्स कैटल हैं और 90 और जो फार्मर भी हैं वो भी डायरेक्ट उनका एंड प्रोसेसर से या कांटेक्ट नहीं है, थ्रू व्यापारी है। वो फार्मर भी वो बेनिफिट नहीं ले रहा और कंज्यूमर को भी वो बेनिफिट नहीं मिल रहा। इन बिटवीन काफ़ी लैब्स हैं। फीड लॉट्स का एक्सपोर्ट्स के लिए
बैकग्राउंडिंग की भी बात हुई, उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है अगर हमने मॉडर्न इंडस्ट्री की तरफ जाना है। तो मेन लोकल कंजम्पशन जो है वो स्पेंट एनिमल्स, एंड ऑफ कैरियर एनिमल्स के लिए डेयरी एनिमल्स के ऊपर है, और बीफ ज़्यादा हमारे केपी और रूरल एरिया और कराची में यूज़ होता है। क्वालिटी जनरली बहुत पुअर है। जो सिटीज़ में वो हलीम में वो डे ओल्ड काव्स और मेल प्रैक्टिसेस चलती हैं, और उसको मेजर जो हमारा फोकस है क्वालिटी का वो ईद के लिए, क्योंकि उधर प्रीमियम प्राइस मिलती है। तो जानवर ये सारा सिस्टम को ठीक कैसे करना है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जो कंस्ट्रेंट बेसिकली हैं वो फ्रेगमेंटेड फार्मिंग है, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ बीफ एनिमल्स हैं, lack of affordable feeding management practices and inadequate nutritional knowledge of feed stuff है। हमने एक कुछ 3 साल पहले एक स्टडी कराई लाहौर के इर्द गिर्द डिफरेंट फार्म्स के ऊपर। हमारी टीम्स ने जाके देखा जी कि उनकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, उनकी इकोनॉमीज़ क्या हैं। तो फार्मर को पता ही नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो कहीं पे ओवर फीडिंग कर रहा है न्यूट्रिएंट्स की, कहीं पे चंद एक मिनरल्स ना डालने की वजह से उसे वो जो कैटलिस्ट का काम करते हैं मिनरल्स, उसके लॉसेस हो रहे हैं। तो ये नॉलेज गैप बहुत ज़्यादा है, और जिसकी वजह से वेस्टेजेस भी हो रही हैं, और जिसकी वजह से जो इकोनॉमीज़ जो उसकी इकोनॉमिक्स बड़ी बुरी तरह डिस्टर्ब होती है। एक अभी जो कॉर्पोरेट डेयरी सेक्टर आपके सामने मर्ज हो गया, हर साल कोई थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स इंपोर्ट हो रहे हैं, उसमें अभी जो सेक्स सीमन लग रहा है और आगे फीमेल काव्स आ रही हैं, वो जो एक सोर्स मेल काव्स का कॉर्पोरेट डेयरी सेक्टर से है वो भी निकलता जा रहा है। तो वी हैव टू फोकस फॉर द बीफ के, पर्टिकुलरली बीफ ब्रीड के ऊपर, उसके भी मैं आगे बात करूँगा। और अर्ली एज स्लॉटरिंग है, और वेट बेस मार्केटिंग नहीं है। फार्मर के साथ उसको ये नहीं पता है, वो औने पौने वो उसका जानवर ख़रीदा जाता है। तो उसके साथ अगर वेट बेस मार्केटिंग, वेट बेस हो तो फार्मर के लिए ये बेनिफिट है। और सबसे अहम जो प्रॉब्लम है, खिज़र रियाद साहब बैठे हैं, प्राइस कैपिंग। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने हमें कहा जी इसके ऊपर आप स्टडी करा के दें। हमने पूरी एक प्रोविंस बेस एक स्टडी करा के दी कि जिसका रिपोर्ट हमने सीएम तक भेजी कि ये प्राइस कैपिंग की वजह से बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, कि वो हम एक फिक्टिशियस प्राइस जो कैपिंग भी है वो भी फिक्टिशियस है। वो उसके स्लेट के ऊपर प्राइस कुछ और लिखी होती है, देता वो कुछ और है। और उस वजह से आप देखें पोल्ट्री है तो वो मार्केट बेस है, डिमांड और सप्लाई बेसिस के ऊपर प्राइसेस हैं। और थ्रू आउट ईयर देखें तो वो प्राइस काफ़ी बेहतर रहती है। चंद एक टाइम आते हैं जब वो थोड़ी राइज़ होती है, तो वो कंज्यूमर के लिए भी बेहतर है, और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है कि लोगों को पता है कि इस बेसिस के ऊपर हम चलते रहेंगे। लेकिन जब हम प्राइस फिक्स कर देते हैं, और उसमें फिर जो कॉरपोरेट सेक्टर वाला इन्वेस्टर है ना, वो नहीं आता। वो कहता है जी कि इस पे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी मीट मैं दे रहा हूँ तो वो कुछ और है। अगर आप वो मजिस्ट्रेट आके मुझे कहेगा कि ये क्यों बेच रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आगे एफएमडी का इशू है, लैक ऑफ वैल्यू एडिशन इसमें है, एनिमल ट्रेसेबिलिटी का बहुत बड़ा एक फुकदान है, ट्रांसपोर्टेशन के जो लॉसेस हैं उससे मीट क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों लॉस होते हैं। हमने इसके ऊपर स्टडीज़ की, करके देखा कि स्लॉटिंग के पहले जानवर को एक हफ़्ता जब हमने लाहौर रखा और फिर की, और फिर उसकी कूलिंग, और देयर वाज ए हेल ऑफ डिफरेंस इन मिल्क क्वालिटी और उसकी अपीयरेंस और सारी चीज़ से।
सबसे एक और मेजर इशू आगे मैं रेंज लैंड की बात करूँगा। एक हमारा बहुत बड़ा रिसोर्स है पाकिस्तान का, जो बहुत ही नेगलेक्टेड है और जिसके ऊपर स्मॉल रूमिनेंट शीप एंड गोट की प्रोडक्शन होती है, उसकी रीसीडिंग का क्योंकि लैंड रिसोर्सेज आके कम है। और जो स्मॉल रूमिनेट्स को अगर शीप एंड गोट को हम पीपीआर वैक्सीन क्वालिटी की प्रॉपर टाइम पे कर दें तो फिर उस जानवर को और कोई बीमारी नज़दीक नहीं आती। एंटेरोटॉक्सीमिया वगैरह के भी इतने इशू नहीं है। जो सीरियस प्रॉब्लम आता है वो पीपीआर वैक्सीन का है। फॉर सस्टेनेबल मीट प्रोडक्शन, efficient use of land and food industry by products, improved use of rangeland feed resources for meat production, promotion of technological interventions that could maximize meat production, genetics, nutrition and management, disease control and improve reproductive technologies. इसमें भी आगे मैं अभी बात करता हूँ कि इसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट ने तो एक्सपेरिमेंटेशन करके एक दफ़ा इस पर किया है। और कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल जो मीट रिसोर्सेज हैं, ऑस्ट्रिच और रैबिट्स वगैरह के पूरी काम करना है। हमारे कंट्री में अगर आप देखें, पंजाब में हमारा 40% एरिया जो रेंज लैंड्स के ऊपर है, सिंध में 55%, NWFP में 60% और बलूचिस्तान में ऑलमोस्ट 80% है। और ये एक ऐसा एरिया है कि बहुत बड़ा रिसोर्स है, लेकिन इसके ऊपर अभी हमने गवर्नमेंट को लिखा, ये जो 10 बिलियन सुनामी है कि आप इसमें फॉरेज ट्रीज़ भी लगाएं। ख़ास तौर पे जो हमारे जहाँ फ्लड आते हैं, आपको पता है कि बंद के ऊपर आके इंसान और जानवर सारे बैठ जाते हैं। अगर उधर फॉरेज ट्रीज़ लगे हों तो इंसानों को तो हम खुराक मुहैया पहुँचा सकते हैं, जानवरों को पहुँचाने का जो है वो फॉरेज ट्री एक बहुत अच्छा एक रिसोर्स हो सकता है। सो अबाउट 60% ऑफ आवर टोटल एरिया ऑफ द कंट्री इज़ इन द रेंज लैंड। शीप एंड गोट अपडेन, देर वाज ए टाइम कि उन्हें एयरप्लेन से रीसीडिंग होती थी, उनकी कोई कंट्रोल था कि ओवर ग्रेजिंग ना हो, तो वो अब उसकी कोई सिस्टम नहीं है। आर्टिफिशियल रीसीडिंग, फर्टिलाइजेशन एंड अदर इनपुट शुड बी देयर। अभी जो सबसे हमारा चॉइस मीट है, गोट मीट है, उसके ऊपर हमें मेरा ख्याल है कि अगर हमने तवज्जो ना दी तो आगे ये इसमें बहुत ज़्यादा गैप, इसी में एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल है, इसी में हाई एंड मार्केट का भी पोटेंशियल है। तो हमारी जो ट्रेडिशनल गोट फीडिंग है वो ग्रेजिंग के ऊपर है, ये कीकर के और दूसरे रोड साइड्स पे, वहाँ से उनकी वो रिक्वायरमेंट नहीं पूरी होती, वो जो उनका पोटेंशियल है। तो इसमें यूआस ने एक बहुत अच्छी स्टडी की, डॉक्टर अफजल रशीद साहब इधर बैठे हैं जो इनके थे, डैट गिव वेरी वेरी इनकरेजिंग रिजल्ट्स कि आप इसको अगर कंसनट्रेट और स्ट्रा बेस पे ले जाएं और उनकी पैलेट बना लें तो उसके रिज़ल्ट्स, एक तो देखें जैसे हम पोल्ट्री में उसके विटामिन्स, मिनरल्स, हर चीज़ बैलेंस करके उसको फीड की एक पैलेट देते हैं तो उसकी जेनेटिक्स के मुताबिक इसकी ग्रोथ आती है। इसी तरह अगर इसको भी हम एक बैलेंस पैलेटेड फीड दे देते हैं तो डैट सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव ग्रोथ एंड फीड, रिड्यूस फीड सिलेक्शन, क्योंकि इनमें ये फीड सिलेक्शन का बहुत बड़ा इशू होता है, ख़ास तौर पे गोट्स में। डिजीज़ डिपेंडेंसी, ग्रेजिंग लैंड्स पहले ही कम है, अर्ली ईजी ट्रांसपोर्टेशन है पैलेट्स की, कैन बी यूज एज ए कंप्लीट फीड इन केस ऑफ नेचुरल एमरजेंसी। तो ये इन्होंने जो स्टडीज़ की हैं ये 90 डेज़ का डाटा है। तो इसके ऊपर इन्होंने 4 किस्म के ग्रुप बनाए। एक में जो ब्लैक है ये कन्वेंशनल टोटल मिक्स राशन है पाउडर फार्म में, जिसमें 25% वीट स्टार था। दूसरा जो ग्रीन है ये इसमें कन्वेंशनल TMR है जिसमें 15% था। आगे इन्होंने इसी तरह 15% वाली पैलेट फीड और 25% स्टार वाली पैलेट फीड देखी। इन दोनों जो पैलेटेड फीड 15%, इट गिव्स आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स। ये उनके, और ये एक ट्रायल नहीं किया,
अक्रॉस पंजाब फार्मर डोर स्टेप के ऊपर कोई 10 ट्रायल इन्होंने किए, डिफरेंट कंटेम्प्रेरी कंपैरिजन किया और यूनिवर्सिटी पे भी किया। और उससे जो ओवरऑल इनकी जो रिज़ल्ट्स आए हैं कि जो शीप में ग्रोथ रेट मोर देन 250 ग्राम्स पर डे था, कारकेस यील्ड आप देखें कितनी इम्पोर्टेंट है, आपने इनकी कारकेसेस का भी देखा होगा, ये 43% से ड्रेसिंग पर इसकी जो 48% तक गई लैंड में ड्रेसिंग परसेंटेज। एवरेज डेली गेन गोट्स का अनबिलीवेबल। वो लकीली एक जो फार्मर है वो मेरा हमसाया है, तो वो मुझे अपना वो मनकेरा उनका फार्म है, वो डेटा शो करता रहता है। तो 220 ग्राम पर डे गोट्स में इस एक्सेप्शनल वेट, और वो 110 से ऑलमोस्ट ये डबल है। और इसमें जो गोट्स में इम्प्रूवमेंट्स आई है 54। देखें जब बैलेंस फीड उसको देंगे तो उसके मसल्स की ग्रोथ, उसकी ड्रेसिंग परसेंटेज 54% ड्रेसिंग परसेंटेज इज़ एनॉर्मस। इम्प्रूव मार्बलिंग, टेंडरनेस, चूइंग, मोर देन 50% रिडक्शन इन लेबर कॉस्ट एंड क्वालिटी। और इसका पूरा इकनॉमिक एनालिसिस भी किया, डॉक्टर साहब ब्रोशर्स भी लेके आए हैं, जो इंटरेस्टेड हो तो सारा डाटा उसमें डिटेल अवेलेबल है। सो फॉर क्वालिटी बीफ प्रोडक्शन हमने मैक्सिमम वेट गेन चाहिए, हाई प्रोपोर्शन ऑफ मसल्स एंड डिज़ायरेबल ईटिंग कैरेक्टर्स, और कट बेस्ड मार्केटिंग इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट। और इनके मीट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने लोकल कट्स के बेस पे एक कैटलॉग बिल्कुल बनाई है, और उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की है कि बाहर से अगर कोई बंदा ऑर्डर करे कि मुझे ये कट्स चाहिए तो वो उसकी करेक्टराइजेशन ये ऑलरेडी कर चुके हैं। ये अब जब फैटनिंग की बात करते हैं, ये रायवंड के करीब एक फार्म था, उन पे हमारे एक स्टूडेंट ने काम किया। तो दिस इज़ द एक्चुअल पिक्चर के जो स्टार्ट ऑफ ट्रायल थे, और यही काफ उधर थे आफ्टर 90 डेज़। तो मकसद ये है कि ये अवेयरनेस और ये डेमोस्ट्रेशन और ये सारा, और हो क्या रहा है कि काफ को आप उसका पोटेंशियल है 400 केजी पर जाने का, हम उसको जल्दी स्लॉटर कर रहे हैं, या उसको हमारा तवज्जो दूध के ऊपर है और अर्ली वीनिंग उसको कर देते हैं। अच्छा, जो बीफ में सबसे दुनिया में काम हुआ है वो ऐसी बीफ ब्रीड्स उन्होंने डेवलप की हैं जो हमारे इस रीजन के लिए बहुत अहम है। उसमें एक ब्राह्मण ब्रीड है, लकीली पाकिस्तान में भी एक ब्राह्मण सोसाइटी डेवलप हुई है और उन्होंने प्राइवेट सेक्टर ने इस पे काम किया है। ये बेसिकली इंडियन ओरिजिन की ब्रीड है, इसमें इजीली अडेप्टेबल टू लोकल एनवायरनमेंट है, हीट रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉसेस लोकल ब्रीड से किए जा सकते हैं इजीली। बीफ कन्वर्टर अच्छा है, हैवी मसलिंग है, और एक्सीलेंट ओवेरियन एंड रिजर्वायर फॉर IVF। तो इसका जो डेली गेन, इसका बर्थ वेट इधर तो 44 लिखा है, जो इधर इन्होंने हम पाकिस्तान में बर्थ वेट लिए हैं 47 तक बर्थ वेट है, तो ये एवरेज है। फिर उसका वीनिंग वेट 170 kg, 200 डेज़ पे 265 kg, और एक साल पे उसका 378। सो दीज आर द बीफ ब्रीड्स विच इज़ द फ्यूचर विच इज़ वी रिक्वायर्ड। इस पे ऑलरेडी काम स्टार्ट हुआ है, लेकिन एक जगह पे हो रहा है। ऐसी गवर्नमेंट को चाहिए कि 10 प्राइवेट सेक्टर के लोग आएँ और ये इन विट्रो ओवरीज के ज़रिए ये अब उन्होंने एडवर्टाइज़ करना भी शुरू किया है। ये उनकी एडवर्टीज़मेंट है जी कि आप उनसे ब्राह्मण का जो बच्चे एम्ब्रियोज़ हैं वो ले सकते हैं। एम्ब्रियो प्रोडक्शन अभी एक प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने दे स्टार्टेड विद एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड था HEC का, यूआस की कोलैबोरेशन से उन्होंने शुरू किया। यूआस ने भी लैब बनाई, इन्होंने भी बनाई, एक बनी है। ऐसी कोई अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली बीफ सेक्टर में। और डेयरी में भी, डेयरी में बजाय हम
बाहर से काउज इंपोर्ट करें। इधर ही अब ये चाइनीज़ ने भी बफलो के लिए शुरू किया है, तो हमें भी ऐसी बहुत सारा आगे काम करना है की ज़रूरत है। एक ये ऑस्ट्रिच का अगर हम कंपैरिजन देखें तो आई विल ऑस्ट्रिच में काफ़ी सारा पोटेंशियल है कि इस पे राजा साहब ही बेहतर बता सकेंगे, लेकिन इतनी तेज़ी से ये गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ ये डेवलप हुआ, लेकिन आगे ये संभाल नहीं सके। इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसमें मीट है, लेदर है, इसके फैदर है, इसका ऑयल है, एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसकी अगर मीट की न्यूट्रिशनल वैल्यू देखें तो ये रेड मीट है विद लो कोलेस्ट्रॉल। तो अब अगर आप वो किसी ने कभी टेस्ट किया हुआ है, एज गुड एज मटन है, और कोलेस्ट्रॉल इसमें कम है। इसके रोड मैप फॉर इम्प्रूवमेंट, कोलैबोरेशन इज़ ए बज़वर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट। तो उन सारे फोरम्स की, इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी, फार्मर्स की कोलैबोरेशन, और जो बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ लेस दैन 150 kg कारकेसेस, क्योंकि छोटी कारकेसेस जाते रहेंगे तो वो पोटेंशियल हम नहीं ले सकते। इंट्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ लोकल एंड एक्सपोर्ट मीट प्रोसेसर फॉर पोस्ट स्लॉटर, तो ट्रेनिंग ज़रूरी है, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग एंड पॉलिसी फॉर एरेडिकेशन ऑफ फुट एंड माउथ to develop on national and provincial scales to enable export to other countries, soft loans for a supply chain, disease free zones का हम बड़ी देर से सुन रहे हैं, उसकी ज़रूरत है। पॉलिसी फॉर ग्रेजुएट बैनिंग ऑफ इम्पोर्ट ऑफ मीट। अच्छा, ये जो हमारे फूड चेन आती हैं, मैकडोनल्ड ने तो पोल्ट्री इंडस्ट्री ने उन्हें दे दिया, लोकल सारा मीट शुरू हो गया, लेकिन इंडिया में ये जब आए तो उन्होंने एक उन्हें पीरियड दिया है कि जी इतनी देर के बाद आप लोकली ये रॉ मटेरियल लेंगे। मैं EME में रहता तो मेरे हमसाए उनका बर्गर किंग, मैंने कहा कहाँ आपका पैटीज़, कहते जी वो हमारा पैटीज़ मलेशिया से आता है। मैं कहा मलेशिया में तो बीफ ही नहीं होता। वो कहता जी वो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया से पहले मलेशिया आता है, उधर बनता है, क्या होता है। तो ये होना ये चाहिए कि उन्हें ग्रेजुअली दे शुड डेवलप लोकल इंडस्ट्री, लोकल सारा सिस्टम हो उनकी, उसमें लाइसेंसिंग में शामिल हो जी कि आपने लोकल इंडस्ट्री को डेवलप करना और उनसे लेना है। मैकडोनल्ड ने किया, ये बिग बर्ड वाले उनको सप्लाई करते हैं, लेकिन उनकी उन्होंने ट्रेनिंग स्टैंडर्डाइजेशन की, सारा कुछ किया। और KFC मैकडोनल्ड भी पहले इंपोर्ट करते थे। अब ये उसका बेनिफिट ये हुआ कि ये बिग बर्ड वाले मैकडोनल्ड के जो गल्फ कंट्री को भी यहाँ से सप्लाई जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है जी कि हम इंटरनेशनल फूड चेन को इन चीज़ों के ऊपर करें। ब्रीड इम्प्रूवमेंट बाय इंपोर्टिंग सायर्स सीमन्स ऑफ हैविंग बीफ पोटेंशियल फ्राम ट्रॉपिकल कंडीशंस, ब्राह्मण, नेलोर, ब्रैंगस, बीफ मास्टर। एक तो हमारे ना थोड़ी सी कोई ये जी हमने साहिवाल, ये हमने ये इसको नहीं हाथ लगाना। इस असल बात अब है इकोनॉमिक्स की, आगे है कि दूध कौन सा दे रहा है। मुझे याद है कि शुरू में जब यूनिवर्सिटी बनी तो परवेज़ इलाही साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, एंड ही वांटेड टू इम्पोर्ट होल्स्टीन्स काउज। जनरल खालिद मकबूल ने हमारे वाइस चांसलर साहब को बुलाया, मैं भी था, लाइफ स्टॉक के सेक्रेटरी साहब। उन्होंने कहा जी वो होल्स्टीन्स काउ उगाना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है। हमारे सब एक्सपर्ट्स ने कहा जी यह काम ना करना, ये मर जाएंगियाँ। वो उधर 2 घंटे बहस हुई। उन्होंने कहा जी ये कैसे मर जाएंगी। उन्होंने कहा जी लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने मंगवाई थी, वो मर गई थी। अब आप देखें 5000 कैटल का भी फार्म है, 3000 कैटल का भी फार्म है, 1 लाख लीटर एक फार्म से प्रोडक्शन हो रही है। तो ये मतलब अभी हमें वो बैठे हैं जी कि ये जीनोमिक बोल का सीमन नहीं देना, हमने ये ब्रीड नहीं लाने देनी। भाई अब ये फूड हमने ये अगर ब्राह्मण नहीं आएगी तो बीफ कहाँ से आएगा। ये सैकटरी साहब है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मैं गल्लां कर रहे हैं। ये जी माइंड सैट है ना, माइंड सैट हमारा डिमांड और मार्केट के मुताबिक होना चाहिए।
इनको पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो दूध नहीं देती तो वो हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर वो उससे बेहतर ब्रीड, हमने काम नहीं किया, कसूर ना साहिवाल का है ना नीली रावी का है, हमने नहीं उनके ऊपर काम किया, लोगों ने काम किया। अब ब्राह्मण उन्होंने डेवलप की है और नॉर्थ अमेरिका वाले ले गए इंडिया से, उन्होंने डेवलप कर दी। तो हमें इसको इन चीज़ों को ओपन के जिनका पोटेंशियल है और जिसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी है उनको देखना चाहिए। मीट प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर शुड बी एस्टेब्लिश्ड विद लिंकेजेस विद एकेडेमिया विच कैन रिसर्च एंड डेवलप रेडी टू कुक मीट प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग। टॉप मीट एक्सपोर्टर कैन बी प्रोवाइडेड विद सब्सिडी ऑन टैक्सेशन। अच्छा, एक ये बड़ा इशू है कि अगर तो आप खुला दूध बेच रहे हैं ना तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं, अगर आपने उसको प्रोसेस हाइजीन करके पैक करके कर लिया आपके ऊपर टैक्स लग गया। अगर आपने मीट रेडी टू कुक उसको पैक करके प्रोसेस कर लिया तो आपके ऊपर टैक्स लग गया। उसको तो सब्सिडी देनी चाहिए कि जी उसने प्रोडक्ट एक हाइजीनिकली प्रोड्यूस किया, उसको इनकरेज करना चाहिए। और जो अनहाइजीनिक करता है उसके ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। वो जो टैक्स देता है उसी से टैक्स लेते हैं, और जो उनका बिलियंस के कारोबार हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो ये भी हमें अगर हमने इस कंट्री की फूड सिक्योरिटी को और इनको देखना है तो ये हमें इन चीज़ों को इनकरेज करना चाहिए। तो मैंने बहुत सारा टाइम लिया जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।